नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो ट्रंप ने जो कहा वो कर भी दिया। चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे थे कि वो सत्ता में आएंगे तो अमेरिका फर्स्ट नीति बनाएंगे। दुनिया से अमेरिका के रिश्ते क्या होंगे वो अमेरिका तय करेगा। दुनिया के हित से ज्यादा अमेरिका के हित देखे जाएंगे और ट्रंप के फैसले भी ये साबित भी कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने शुरू किया टैरिफ वॉर। डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति से दुनिया पर क्या होगा असर, इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में आईएसआई का बढ़ा दखल, टेंशन में हिंदुस्तान। लेबनान के साथ इजराइल का टूटा युद्ध विराम। और चलते चलते में देखेंगे पाकिस्तान के चावल पर तेज हुई चर्चा को। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी है और ट्रंप प्रशासन का यह आदेश लागू भी हो गया है। यानी इन तीनों देशों से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया, जिससे इन देशों से आने वाले सामान अमेरिका के बाजार में महंगे हो जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने 1 फरवरी से इन शुल्कों के लागू होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कनाडा मैक्सिको दोनों ने अवैध फेंटालिन यानी कि मादक पदार्थ और अप्रवासियों के अभूतपूर्व हमले की अनुमति दी है, जिससे अमेरिकी नागरिकों की जान जा रही है। वहीं ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों को बताया कि अमेरिका के 3 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों को कोई छूट नहीं मिलेगी और इस चेतावनी को भी खारिज कर दिया कि इससे व्यापार युद्ध छिड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं है, इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है। हम आगे ये भी देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी करना है या नहीं, लेकिन अमेरिका में बहुत सारा पैसा आएगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टैरिफ लगाने से बाजार पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा मैक्सिको फेंटानिल और अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने में विफल रहे, इसलिए 25% टैरिफ लगाने की योजना से वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चीनी वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाने की बात कही। ये फैसला दवा के मामले में भी लागू होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका चिप्स पर टैरिफ लगाने जा रहा है और वो तेल और गैस पर भी टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन देशों को शिकार बनाएंगे। उन्होंने इस्पात, एल्यूमिनियम और तांबे की आयात पर भी उच्च शुल्क लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आगे चलकर यूरोपीय संघ पर निश्चित रूप से टैरिफ लगाएगा और उन्होंने यूरोपीय संघ पर अमेरिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस बीच ट्रंप के फैसले के खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो अमेरिका की दमनकारी नीतियों का माकूल जवाब देने को तैयार है। 25% टैरिफ का जवाब कनाडा जरूर देगा। ट्रूडो ने इसे लेकर कनाडा अमेरिका संबंधों पर सलाहकार परिषद की बैठक की। ट्रूडो जवाबी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो अमेरिका को जवाब देंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ट्रूडो के अलावा मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने कहा कि टैरिफ लागू होने की स्थिति में मेक्सिको के पास अमेरिकी सरकार जो भी निर्णय लेती है उसका सामना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेक्सिको की सरकार के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पहले से ही तैयार है। चीन की तरफ से भी जल्दी ही अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाने का ऐलान हो सकता है। ट्रंप के पहले शासन काल में भी यही स्थिति देखी गई थी, जब अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया था और इस बार भी ट्रंप उसी तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे ट्रंप के कदम से अमेरिका के लोगों को ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका में पहले से ही महंगाई दर बढ़ रही है और इन नए टैरिफ के कारण उपभोक्ताओं पर और ज्यादा बोझ पड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका प्रतिदिन 4.6 मिलियन बैरल तेल कनाडा से और 5,63,000 बैरल तेल मेक्सिको से इंपोर्ट करता है। टैरिफ लागू होने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं और इसका असर आम जरूरत की चीजों पर भी दिखाई दे सकता है। अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश की कमान संभाली है, वो हिंदुस्तान से लगातार दूरियां बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान के करीब जा रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का बांग्लादेश में दखल बढ़ रहा है। हाल ही में आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने बांग्लादेश की यात्रा की। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के कुछ इलाकों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के उन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जो बंगाल की खाड़ी के पास हैं। पाक की खुफिया एजेंसी मौलवी बाजार, टेकनाफ, सिलहट, हबीगंज, कॉक्स बाजार, उखिया और शेरपुर पर अब फोकस रखेगी। यहाँ पर अपनी तैनाती भी कर सकती है। इन इलाकों में 1971 से पहले पाकिस्तान की मौजूदगी हुआ करती थी। इन इलाकों के जरिए अब पाकिस्तान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवादी समूहों को मदद देना चाहता है ताकि भारत के लिए परेशानियां खड़ी की जा सके। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 35,000 राइफलें भी मंगवाई हैं।
इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी जल्द ही बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए आ सकते हैं। साफ है, बांग्लादेश में ISI की मौजूदगी हिंदुस्तान के लिए चिंता का कारण हो सकती है। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुस्तान विरोधी रवैया अपनाए हुए है, तो दूसरी तरफ अब हिंदुस्तान का रवैया भी बांग्लादेश को लेकर सख्त होता दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के मेखलीगंज के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध निर्माण किए जाने की खबर मिलते ही BSF के जवानों ने विरोध किया और इसे रोक दिया। इसके साथ ही मेखलीगंज में फुल्का डाबरी एरिया में 150 गज के अंदर एक अवैध रूप से मकान बनाया जा रहा था, उसको भी BSF के एक्शन के बाद BGB को रोकना पड़ा। दोनों ही देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच बातचीत भी चल रही है। 17 से 20 फरवरी तक हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच DG स्तरीय बातचीत होगी। बैठक को लेकर हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बैठक में भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक यानी DG भाग लेंगे, जबकि बांग्लादेश की ओर से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB के महानिदेशक यानी कि DG शामिल होंगे। ये बातचीत हिंदुस्तान बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस बैठक में सीमा सुरक्षा, तस्करी, अवैध घुसपैठ, सीमा पर होने वाली हिंसा, मानव तस्करी और आपसी सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। इस सीमा पर समय समय पर तस्करी, घुसपैठ और अन्य सुरक्षा चुनौतियां सामने आती रही हैं। इस DG स्तरीय बातचीत का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान निकालना और दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है। अब बात मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति आती नहीं दिख रही है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौता जरूर किया, लेकिन वो खुद ही इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू जेट ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर हमला किया है। इजरायली रक्षा बल यानी कि IDF ने बताया कि बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम विस्तार के बाद ये IDF का पहला हवाई हमला था, जिसमें फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम को 18 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध विराम समझौता टूटने के कगार पर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ गजा को लेकर भी हालात कभी भी बदलते दिख रहे हैं। अभी कैदियों की अदला बदली का काम चल रहा है। हमास की तरफ से 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। 54 साल के इजरायली फ्रेंच नागरिक ऑफर काल्डेरोन, 65 साल के इजरायली अमेरिकी नागरिक कीथ सीगल और 35 साल के इजरायली नागरिक यार्डेन बिबास शामिल हैं। एक तरफ युद्धबंदियों को रिहाई का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीनियों पर हमले जारी रखे हुए है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि जब सीज फायर और बंधकों की रिहाई हो रही है, तो फिर इजराइल फिलिस्तीनियों की जान क्यों ले रहा है? गजा में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43 फिलिस्तीनियों की जान गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। साफ है, सीज फायर के बावजूद फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। ये स्थिति तब हो रही है जब इजराइल ने 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, जिनमें से 30 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक प्रमुख नाम जकारिया जुबैदी का है, जो 2021 में इजरायली जेल से भागने के बाद 2025 में रिहा हुआ। जुबैदी, जो एक समय अल्सा मार्ट ब्रिगेड का नेता था, उसका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया और उसे कंधों पर बिठाकर शहर भर में घुमाया गया। वैसे इजराइल जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है। अब चलते चलते मैं बात पाकिस्तान में चावल पर चर्चा की। पाकिस्तानी चावल इस समय चर्चाओं में आ गया है। पाकिस्तान में चावल की अच्छी पैदावार होती है और वो बड़ी संख्या में चावल का निर्यात भी करता है। खास तौर पर यूरोप के देशों में पाकिस्तान का चावल चाव से खाया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तानी चावल सवालों में है। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में खुलासा किया है कि पाकिस्तान से यूरोपीय देशों को घटिया और नकली चावल निर्यात किया गया है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्थायी समिति की बैठक में भी चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद जावेद हनीफ ने की। इस बैठक में EU की तरफ से पाकिस्तानी चावल निर्यात पर उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा हुई। समिति के सदस्य मिर्जा इख्तियार बेग ने बताया कि EU ने पाकिस्तान से निर्यात किए जा रहे चावल की गुणवत्ता को लेकर 100 से अधिक अलर्ट जारी किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से EU बाजारों में नकली और घटिया चावल की आपूर्ति की जा रही है। चावल में नकली सामग्री की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। बेग ने कहा कि ये मुद्दा हमारी नाक के नीचे से कैसे निकल रहा है? हमारे यहाँ से नकली चावल कैसे यूरोप जा रहा है? हमें इसकी बेहतर निगरानी करने की जरूरत है। समिति की सदस्य शर्मिला फारूकी ने बताया कि 2024 में यूरोपीय संघ ने पाकिस्तानी चावल के निर्यात पर 72 बार प्रतिबंध लगाए थे। साफ है, पाकिस्तान इस समय पहले से ही आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर उनके खाद्य उत्पादों पर भी सवाल उठते हैं, यूरोप की तरफ से अगर इन पर रोक लगा दी जाती है,
तो उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वैसे पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव जावेद पहले से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक चेतावनी जारी नहीं की गई है, इसलिए ये कोई समस्या नहीं है। फिर भी इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।